दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube मंच पर। दोस्तों आजकल नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, उनको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कुछ वो बयान भी देते हैं जिस बयान के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है, और कुछ परिस्थितियों को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो जाती है। लेकिन सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि नीतीश कुमार उस ओल्ड पॉलिटिकल स्कूल से आते हैं जिसमें तमाम तरह के राजनीतिक विरोध के बावजूद अपने राजनीतिक विरोधियों का सम्मान करने की एक पूरी परंपरा रही है। वो उस स्कूल के विद्यार्थी कभी नहीं रहे जिसमें यह कहा जाए कि अपने राजनीतिक विरोधियों को चुन चुन कर साफ करोगे, चुन चुन कर साफ करोगे, इस तरह के नारे लगाए जाए या पब्लिक से लगवाए जाए या स्लोगन तैयार किया जाए। इस स्कूल के विद्यार्थी वो नहीं रहे। और इसी बात को जब किसी सार्वजनिक मंच से नीतीश कुमार कहते हैं तो तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है। लेकिन बावजूद इसके नीतीश कुमार और कांग्रेस पार्टी के संबंध बहुत सहज नहीं है। अब इस बारे में किसी को शक नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार कांग्रेस पार्टी के साथ, कांग्रेस पार्टी के रवैये के साथ, कांग्रेस पार्टी के एटीट्यूड के साथ, कांग्रेस पार्टी के मौजूदा नेतृत्व के मिजाज के साथ और कांग्रेस पार्टी के नीति नियंताओं के कामकाज के तरीके के साथ सहज नहीं है, हो भी नहीं सकते। नीतीश कुमार उस समाजवादी धारा से आते हैं जहां एक आम कार्यकर्ता अपने नेता से जाकर लड़ लिया करता था, नेता से जाकर लड़ता भी था, उनसे अपना खर्चा पानी भी आने जाने का लेता था। कांग्रेस पार्टी चरण वंदना संस्कृति से आने वाली पार्टी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे दर्शक जो भी कांग्रेस पार्टी के समर्थक होंगे या कार्यकर्ता होंगे, उनसे मैं माफ़ी चाहूँगा और माफ़ी के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी चरण वंदना संस्कृति को मानने वाली पार्टी है कि एक परिवार के पीछे पूरी तरह से वफादारी के साथ खुद को पेश कर रहा है, तभी आप कांग्रेसी हो सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस प्रकार से आज की भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें नरेंद्र मोदी के प्रति निष्ठा, नरेंद्र मोदी के प्रति एक निष्ठ प्रतिबद्धता, नरेंद्र मोदी ही नीति है, नरेंद्र मोदी ही नेता है, नरेंद्र मोदी ही विचार है, नरेंद्र मोदी आइडियोलॉजी है, नरेंद्र मोदी ही एजेंडा है, नरेंद्र मोदी ही भगवान है। भगवान तो खैर उन्हें जेपी नड्डा भी कहते हैं, देवताओं का देवता। तो इस एजेंडे पर जो आज भारतीय जनता पार्टी चल रही है, कांग्रेस पार्टी को इससे थोड़ा ही कम आप कह सकते हैं कि बस वहां डिसेंट वॉयस को काम लायक जगह मिल जाती है। लेकिन चरण वंदना संस्कृति कांग्रेस पार्टी की विकसित की हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। नीतीश कुमार कांग्रेस पार्टी के साथ सहज क्यों नहीं है और क्यों लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में चीजों को, समन्वय के स्तर को उस लेवल पर ले जाना चाहते हैं जिस लेवल पर नीतीश कुमार की पार्टी के एक दौर में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उनके राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले जॉर्ज फर्नांडिस ने भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन बनाकर बतौर संयोजक जिस प्रकार का समन्वय एनडीए गठबंधन में जॉर्ज फर्नांडिस ने कायम किया था, उस स्कूल से निकले हुए नीतीश कुमार उसी तरह का समन्वय यदि इंडिया गठबंधन में कायम करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें रोड ब्लॉक कहां से आ रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसमें एक आध क्षेत्रीय पार्टियों के अपने एजेंडे होंगे, होने भी चाहिए, लेकिन रोड ब्लॉक वो नहीं हो सकते, उनकी अपनी सीमाएं हैं। ममता बनर्जी रोड ब्लॉक नहीं हो सकती, वो डिसेंट वॉइस रख सकती हैं, वो अलग तरह की बातें कर सकती हैं और अलग तरह की बातें, मतभेद, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सह के बिना, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की मंशा के बिना, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौन स्वीकृति के बिना इंडिया गठबंधन से और उस इंडिया गठबंधन के बीच नीतीश कुमार की जो भूमिका है, जो भूमिका होनी चाहिए और जिस प्रकार से उन्होंने विपक्ष को नेतृत्व देने का काम 2023 के जून महीने में पटना में किया, या विपक्ष को जीवंत बनाने का काम, मरणासन्न अवस्था में पहुंच चुके विपक्ष को जीवंत बनाने का काम जो अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने किया, उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने नीतीश कुमार को किनारे रखकर माइनस नीतीश कुमार बिहार में या राष्ट्रीय स्तर पर कहें, बिहार की बात छोड़ दीजिए, राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प तैयार करने की जो कोशिश की और उस विकल्प में नीतीश कुमार जैसे लोगों की भूमिका, शरद पवार की भूमिका और भी कुछ दूसरे क्षेत्रीय दलों की भूमिका, सीपीएम की भूमिका,
उन सब को इतर रखते हुए, उन सब को अलग रखते हुए जिस प्रकार से विकल्प तैयार करने की कोशिशें हुई, क्या कोई भी स्वस्थ मानसिकता का व्यक्ति, क्या कोई भी भारतीय राजनीति की थोड़ी सी भी समझ रखने वाला व्यक्ति इस बात को मान सकता है कि आप नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने चले हैं और संकीर्णता का स्तर यह होगा कि उस संकीर्णता के दायरे में कांग्रेस पार्टी अपने आगे, अपनी जिद के आगे किसी को नहीं समझेगी? कांग्रेस पार्टी का जो मौजूदा रवैया है, कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं ये लगने लगा है, खासकर कर्नाटक की जीत के बाद से, कि जो 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों में कांग्रेस पार्टी की जीत हो सकती है। और कांग्रेस पार्टी को यह लग रहा है कि तेलंगाना में भी जोर लगाया जाए तो जीत मिल सकती है। बड़ी अच्छी बात है। इंडिया गठबंधन के लिए इससे अच्छी बात नहीं होगी कि राज्य दर राज्य यदि एनडीए या दूसरे दलों के, बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों के हाथ से निकलकर, या दूसरे क्षेत्रीय दल जो इंडिया और एनडीए गठबंधन किसी का हिस्सा नहीं है, उनके हाथ से छिटक कर इंडिया गठबंधन के पाले में वो आ जाए, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। लोकसभा चुनाव जब 4 महीने दूर हो और राज्य दर राज्य कांग्रेस पार्टी के हाथ में सत्ता आती जाए, ये आदर्श स्थिति है कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये भूल गई है कि तमाम कोशिशों के बावजूद, चाहे कुछ भी हो जाए, ये बात पूरे यकीन के साथ मैं कह रहा हूं कि कुछ भी हो जाए, कांग्रेस पार्टी 125 लोकसभा सीटों से ऊपर जाने की स्थिति में अगली लोकसभा में दिखाई नहीं दे रही है। ना तो राहुल गांधी का नेतृत्व कांग्रेस को 125 सीटों से ऊपर ले जा सकता है या 125 सीटों तक पहुंचा सकता है, और ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी को 125 सीटों तक ले जा सकता है। लेकिन जब बहुमत के आंकड़े से 150 पौने 200 सीट पीछे रहने की बात है, 272 के आंकड़े से कांग्रेस पार्टी 170 सीट पीछे रहेगी कि 150 सीट पीछे रहेगी कि 180 सीट पीछे रहेगी, ये कांग्रेस पार्टी को खुद नहीं पता। बहुमत के आंकड़े के 1/3 या 30% के आसपास या 35% के आसपास यदि कांग्रेस पार्टी सिमटती है, इसके बावजूद रवैया ऐसा कि कांग्रेस पार्टी इंजन है और बाकी सभी ट्रेन की बोगी की तरह सहयोगी दल उसके साथ है, स्वाभाविक है। राजनीतिक परिपाटी अब वो नहीं रही। राजनीतिक परिपाटी अब भागीदारी पूर्ण लोकतंत्र की है। चाहे सामुदायिक स्तर पर हो, जातीय जनगणना की बात सभी कर रहे हैं, चाहे सामुदायिक स्तर पर भागीदारी की बात हो, चाहे राजनीतिक दलों के स्तर पर भागीदारी की बात हो, चाहे पैन इंडिया लेवल पर अलग अलग संस्कृतियों के मिलन से जो जिस इंडिया की कल्पना, जिस भारत देश की कल्पना, अनेकता में एकता की कल्पना की गई, उस पूरे अम्ब्रेला को, उस पूरे कॉन्सेप्ट को स्वीकार करते हुए यदि कांग्रेस पार्टी मौजूदा दौर में नहीं चलेगी तो स्वाभाविक है कि नतीजे 2019 की तरह हो जाएं। किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्या हुआ था 2019 में? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीनों राज्य कांग्रेस पार्टी ने जीते थे। तीनों में कांग्रेसी मुख्यमंत्री बैठे हुए थे। लेकिन 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों, जी हां, कमलनाथ, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, इन तीनों के सत्ता में रहते हुए इन तीनों के राज्यों की कुल 65 सीटों में से कांग्रेस को केवल 3 सीटें मिली थी। भारतीय जनता पार्टी 62 सीटें लेकर चली गई थी। क्या हुआ था उस दौर में? क्या कर लिया था कांग्रेस पार्टी ने? लेकिन जरा इसके उलट जाकर देखिए, एमके स्टालिन कांग्रेस के सहयोगी उस दौर में भी थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगी दल की एंट्री नहीं दी अपने राज्य में, इस बार भी नहीं देंगे। जरा इससे उलट जाकर महाविकास आघाड़ी की स्थिति देखिए। कांग्रेस पार्टी अब भी वहां शरद पवार और उद्धव ठाकरे के सहयोगी की भूमिका में ही हो सकती है, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के लीडर की भूमिका में नहीं हो सकती। बिहार में भी यही स्थिति है कि नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी के सामने कांग्रेस पार्टी उस भूमिका में नहीं हो सकती। दिल्ली में भी यही स्थिति है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के सामने कांग्रेस पार्टी लीडर की भूमिका में अब नहीं हो सकती। पंजाब में भी कांग्रेस पार्टी को इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत में है और यदि कोई अलायंस बनेगा तो उसमें आम आदमी पार्टी का अपर हैंड होगा। दिल्ली, पंजाब दोनों जगह यही स्थिति होगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अखिलेश यादव की पार्टी के साथ क्या किया है? कितनी सीटें अलायंस में उन्हें दी है? कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में ढंग से चुनाव लड़ने की परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी के साथ समझौते के लिए अभी रखी हैं? किसी को नहीं पता है। आज अखिलेश यादव का जो बयान आया है वो बहुत कुछ कहता है, लेकिन क्या इंडिया गठबंधन के अंदर
यदि एक पार्टी के रवैये से, उसके बिग ब्रदर एटीट्यूड की वजह से यदि समस्याएं पैदा हो रही है, तो क्या इस बात को ये मान लिया जाना चाहिए कि कोई भी मीडिया संस्थान, कोई भी पत्रकार जो मौजूदा दौर में सत्ता से सवाल करता है, हमारे जैसे तमाम पत्रकार यूट्यूब पर है जो सत्ता से सवाल करते हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करने का मतलब ये नहीं है कि हम कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से सवाल करना छोड़ दें। आज विपक्ष का नेतृत्व, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी, नेतृत्व घोषित तौर पर हो या ना हो, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। तो क्या विपक्ष में समन्वय की स्थिति बनने में कहीं बाधा आ रही है तो कांग्रेस पार्टी को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए? क्या उससे सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? क्या देश को इसी बाइनरी में बांट दिया जाए कि एक तरफ कुछ लोग मोदी भक्त हो जाएं, कुछ लोग राहुल भक्त हो जाएं, कुछ लोग नीतीश भक्त हो जाएं, कुछ अखिलेश भक्त हो जाए, कुछ मायावती भक्त हो जाए, कुछ उद्धव ठाकरे भक्त हो जाए, कुछ शरद पवार भक्त हो जाए, कोई अरविंद केजरीवाल भक्त हो जाए? तो क्या भक्तों के सहारे पत्रकारिता को भी चलने देना चाहिए? जी नहीं। मौजूदा दौर में इंडिया गठबंधन में भी यदि कुछ कमियां हैं तो सवाल उठेंगे, और सवाल उठेंगे तो इंडिया गठबंधन को, उस गठबंधन की राजनीति का पुराना अनुभव रखने वाले, गठबंधन के सहारे 18 साल से बिहार में सरकार चलाने वाले, गठबंधन की सरकार में 6 साल तक 3-3 मंत्रालयों को सफलतापूर्वक चलाने वाले नीतीश कुमार की बात सुननी होगी। गठबंधन के सहारे 15 साल तक महाराष्ट्र में सरकार चलाने वाले और 10 साल तक यूपीए सरकार में रहने वाले शरद पवार की बात सुननी होगी। गठबंधन का अनुभव रखने वाले लोगों की बात सुननी होगी, क्योंकि मौजूदा दौर में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यूपीए ने भी एक गठबंधन चलाया, लेकिन जरा कैसे चलाया याद कर लीजिए। इस ढंग से चलाया कि कांग्रेस के बाद जो बड़ी पार्टी थी, जो दोनों बड़ी पार्टियां थी जो सरकार का समर्थन कर रही थी, वो सरकार से बाहर थी। सीपीएम भी बाहर थी, स्वेच्छा से बाहर थी, और समाजवादी पार्टी 40 सांसदों के साथ थी। कांग्रेस ने घास नहीं डाली। न्यूक्लियर डील पर क्या हुआ, और न्यूक्लियर डील के बाद 2009 से 14 के दौर में तो कहा यह भी जाता था कि सीबीआई और जो है वो बहुमत का इंतजाम करती है। सपा और बसपा दोनों सरकार को समर्थन दे रहे थे, तमाम तरह के मुकदमों की बात आती थी। तो रवैया भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा कड़ा जरूर हो सकता है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस तरह की संस्कृति की, इस तरह की राजनीतिक संस्कृति की नींव कांग्रेस पार्टी ने डाली थी। बिहार में कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और तमाम तरह की चर्चाएं होती है कि लालू यादव को खुश करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। बिहार में कांग्रेस पार्टी अपनी क्षमता से अधिक सीटें मांगती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछली बार कांग्रेस पार्टी को 9 लोकसभा सीटें मिली थी, लेकिन क्या मौजूदा हालात में 9 लोकसभा सीटें कांग्रेस को मिलेंगी? 2-3 सीटों से ज्यादा कितनी सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी हो सकती है, ये कांग्रेसी भी जानते हैं। तेजस्वी यादव की सरकार यदि पिछली बार बिहार विधानसभा में नहीं बनी तो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी थी। 70 लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए दी गई थी उस वक्त के महागठबंधन में, और कांग्रेस ने जीती सिर्फ 19। सबसे खराब स्ट्राइक रेट, जिन 51 सीटों पर कांग्रेस ने के हालात खराब हुए, उसमें 10 सीटें भी कांग्रेस अपनी बढ़ा ली होती तो बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार होती। जिस प्रकार से चिराग पासवान के सहारे, चिराग पासवान की पार्टी अधिकांश जेडीयू की सीटों पर लड़ रही थी, सीधे सीधे नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हुए जनता दल यूनाइटेड की सीटों पर जनता दल यूनाइटेड को नुकसान पहुंचाने की पूरी रणनीति के तहत लोक जनशक्ति पार्टी लड़ रही थी। उस परिस्थिति में तो तेजस्वी यादव के पास सत्ता में आने का सुनहरा मौका था, लेकिन वो मौका यदि महागठबंधन ने गंवाया तो कांग्रेस पार्टी के अप्रोच की वजह से गंवाया। तो क्या लोकसभा चुनाव में इस वजह से कांग्रेस की आलोचना समय से पहले नहीं करनी चाहिए कि कांग्रेस के भक्तों को बुरा लग जाएगा? कांग्रेस पार्टी की जो परिस्थितियां हैं, कांग्रेस पार्टी को 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से सबक लेना होगा, तब जाकर समझौते की बात सीटों के मामले में करनी होगी। कांग्रेस पार्टी को 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लड़ सकती हूं कि नैरेटिव की विफलता के बाद की परिस्थितियों को समझना होगा कि आखिर कांग्रेस पार्टी के वोट 2.5% से भी कम कैसे हो गए थे। कांग्रेस पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सफलता और कांग्रेस की विफलता के हालात से समझना होगा। लालू यादव और कांग्रेस पार्टी के बीच तमाम मधुर संबंधों की खबरें आती हैं, लेकिन क्या इस सच्चाई को कोई इनकार कर सकता है
कि यदि आज तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो जाए तो लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ खड़ा जो वोट बैंक है, जो वोटर आज नीतीश कुमार के साथ है, जो कास्ट सेंसस के आधार पर हो, लौकुश समीकरण के आधार पर हो, चाहे वो अति पिछड़ा वर्ग हो, गरीब सवर्ण हो, महादलित हो, ये सारा का सारा वोट बैंक चुनावी हिंदुत्व की लाइन पर नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो जाएगा। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी का बिग ब्रदर एटीट्यूड कि दूसरों से सलाह नहीं लेना, सीटों के मामले में जिद पर अड़ना, इंडिया गठबंधन के अनसुलझे सवालों को अनसुलझा ही रहने देना, इंडिया गठबंधन में संयोजक का चुनाव अब तक नहीं होने देना या टाले रखना, इंडिया गठबंधन की एक भी साझा रैली अब तक नहीं होना, इंडिया गठबंधन का एजेंडा तय नहीं होना, इंडिया गठबंधन के कार्यक्रम की रूपरेखा से आम जनता को अवगत नहीं कराना। तो क्या सिर्फ 26 पार्टियों के, मानता हूं 26 मजबूत पार्टियां हैं, इन 26 पार्टियों के गठबंधन से जीत मिल जाएगी? यह सवाल बड़ा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और रही बात लालू यादव के परिवार की और राष्ट्रीय जनता दल की, यह बात सबको पता है, यह ओपन सीक्रेट है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि लोकसभा चुनाव की मतगणना जिस दिन खत्म होगी उसके बाद से नीतीश कुमार के लिए राष्ट्रीय जनता दल के सहयोग से एक दिन के लिए भी मुख्यमंत्री पद पर बने रहना असंभव सी बात होगी। कोई इनकार नहीं कर सकता इस बात से। तो नीतीश कुमार की जो अपनी चिंताएं हैं वो अपनी जगह है। नीतीश कुमार को भी पता है कि लोकसभा चुनाव में उनके साथ एक बड़ा वोट बैंक खड़ा है और उस बड़े वोट बैंक की चाहत के लिए लालू परिवार ने, तेजस्वी यादव ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को दबा रखा है और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद पर स्वीकार कर रहे हैं। शासन सत्ता का पूर्ण नियंत्रण नीतीश कुमार के हाथ में है, इन सबको भी स्वीकार कर रहे हैं। स्वाभाविक है, मुख्यमंत्री के हाथ में नियंत्रण होना चाहिए। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हर मंत्री अपने आप को डिपार्टमेंट का मुख्यमंत्री समझने लगे। लेकिन मौजूदा दौर में जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच माइनस नीतीश कुमार समझदारी की बनने की खबरें आ रही है कि राजद और कांग्रेस के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है कि नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव तक झेला जाना है, उसके बाद अलग तरह की रणनीति पर काम होगा। इस रणनीति ने कहीं ना कहीं, या इस तरह की कथित खबरों ने जो खबर सामने आ रही है, स्वाभाविक सी बात है कि किसी भी राजनेता को विचलित करने के लिए काफी है। और बिहार की सियासत में कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। आज की तारीख में एक ही चीज की गारंटी दी जा सकती है कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव तक इंडिया गठबंधन के साथ बेहद मजबूती के साथ खड़े हैं। कहीं नहीं जा रहे हैं नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव तक, इस बात से किसी को इनकार नहीं होना चाहिए। यह एकदम शीशे की तरह साफ है कि लोकसभा चुनाव तक इंडिया गठबंधन के एक मजबूत स्तंभ है नीतीश कुमार। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद की परिस्थितियों में क्या राष्ट्रीय जनता दल, क्या कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार को उनकी मौजूदा जो राजनीतिक परिस्थिति है, जो राजनीतिक वजूद है, उस पर टिके रहने देने के लिए वो लोग तैयार हैं? यह सवाल बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार के संबंध बहुत लंबे रहे हैं, तकरीबन 2 दशक से ज्यादा के रहे हैं। 1994 से लेकर के 1995 के अंत से या 96 के लोकसभा चुनाव से लेकर के 2022 तक के 26 सालों में यदि 4 सालों को छोड़ दे तो 22 सालों का भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का साथ रहा है। लेकिन संबंध बिगड़े कब? संबंध तभी बिगड़े जब राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी की ताजपोशी हुई। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की बात उनकी पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा करने लगे। भारतीय जनता पार्टी विस्तारवादी नीति पर चलने लगी। चलना भी चाहिए, सभी पार्टियों को अपना विस्तार करना चाहिए, लेकिन विस्तार करने की प्रक्रिया और सहयोगी दलों को धोखे में रखकर उनके जनाधार को खींचने, उनके नेताओं को अपने पाले में करने, उनकी पार्टी में तोड़फोड़ करने की जो प्रक्रिया है, ये राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ माना जाता है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार अंततः भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध विच्छेद करने पर मजबूर हुए। बाद में आए, किस प्रकार आए नहीं आए वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन बाद में आए और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के साथ वो सहजता नहीं दिखी जो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के दौर में थी। लेकिन यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की कहानी नहीं है, कांग्रेस पार्टी की भी यही कहानी है। कोई भी राष्ट्रीय दल जब तक केंद्र में विपक्ष में होता है तब तक राज्य में वो जूनियर पार्टनर बने रहकर अपने राज्य स्तरीय क्षेत्रीय दलों के साथ खुश हो लेता है, वहां उसे जूनियर पार्टनर बने रहने में कोई गुरेज नहीं होता।
लेकिन जैसे ही वो राष्ट्रीय पार्टी, क्या कांग्रेस क्या भाजपा, जैसे ही वो सत्ता में केंद्र में आती है, सत्ता में आने के बाद अपने सहयोगी दलों के जनाधार में खुरचन करने की, उनके जनाधार को खुरचने की, उनके जनाधार को खुरचने के साथ साथ पार्टी को तोड़ने की, उनको सत्ता से हटाने की साजिशें करने में लग जाती है। कई उदाहरण गिना सकता हूं। 2005 बिहार विधानसभा चुनाव, लालू यादव केंद्र में रेल मंत्री थे, मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ चुकी थी। कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने के साथ जो पहला बिहार विधानसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव में कांग्रेस ने रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के साथ तालमेल कर लिया, लालू यादव को डेजर्टेड कर दिया, उन्हें अकेला छोड़ दिया। 2009 का लोकसभा चुनाव, कांग्रेस पार्टी लालू यादव से अलग चुनाव लड़ी, लालू यादव का साथ छोड़ दिया। 2010 का बिहार विधानसभा चुनाव, कांग्रेस पार्टी ने लालू यादव का साथ छोड़ दिया। और इन तीनों चुनावों में 2005 का पहला विधानसभा चुनाव, 2009 का लोकसभा चुनाव और 2010 का लोकसभा चुनाव, इन तीनों चुनावों में कांग्रेस पार्टी लालू यादव को से अलग करके तब चुनाव लड़ी जिस दौर में कांग्रेस पार्टी केंद्र की सत्ता में थी। जी हां, इसी दौर में कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की पार्टी से भी कोई गठबंधन नहीं किया, मायावती की पार्टी से भी नहीं किया, बीएसपी से भी नहीं, जबकि बारी बारी से वही दोनों सत्ता में आ रहे थे। शरद पवार की पार्टी को 2004 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद कांग्रेस पार्टी ने तब भी नहीं दिया जब उस चुनाव में एनसीपी के विधायक कांग्रेस से ज्यादा संख्या में चुन के आए। कांग्रेस से बड़ा विधायक दल एनसीपी का 2004 में महाराष्ट्र में एनसीपी का था, बावजूद इसके एनसीपी को मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया गया। अब भारतीय जनता पार्टी पर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब नरेंद्र मोदी के दौर में सत्ता में आई, किस सहयोगी दल के साथ उसका रवैया ठीक रहा? शिवसेना को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। शिवसेना के साथ 2014 में ही समझौता तोड़कर अलग लड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ दूसरी तीसरी पार्टियों, जिस चिराग मॉडल की चर्चा होती है, उस चिराग मॉडल की पूरी स्क्रिप्ट लिखने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तमाम भारतीय जनता पार्टी के कैडर लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आए। नीतीश कुमार की पार्टी को राजनीतिक तौर पर खत्म करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की, उस दौर में की जब नीतीश कुमार उनके अलायंस पार्टनर थे। तो इस तरह का खेल क्या कांग्रेस क्या भाजपा, दोनों राष्ट्रीय दल अलग अलग समय पर खेलते रहते हैं। लेकिन यही राष्ट्रीय दल जब केंद्र की सत्ता में नहीं होते हैं तो जूनियर पार्टनर बनकर राज्य स्तरीय दलों के साथ राज्यों में बड़े खुश होते हैं। उन्हें आराम रहता है कि सत्ता में हिस्सेदारी मिली हुई है, जूनियर पार्टनर ही सही, लेकिन हम बहुत खुश हैं। लेकिन जैसे ही दिल्ली में राज्यारोहण हो जाता है, ये क्षेत्रीय दलों को दबाने, उन्हें क्रश करने, उनके राजनीतिक वजूद को खत्म करने की कोशिशों में लग जाते हैं। बहुत सारे लोग इस तर्क को देने वाले मिल जाएंगे कि देश में 2 दलीय व्यवस्था होनी चाहिए। 25 सालों का गठबंधन राज 1989 से लेकर 2014 तक बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था, लेकिन 2014 के बाद का जो कॉरपोरेट राष्ट्रवाद का राज है, जिसमें न संस्थाओं की कोई इज्जत दिखाई दे रही है, न जीडीपी ग्रोथ ढंग से दिखाई दे रही है, अर्थव्यवस्था रसातल में है, जब मर्जी तब डिमोनेटाइजेशन, जब मर्जी तब कोई नई पॉलिसी, जब मर्जी तब संविधान को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश, तब जाके अब लोगों को लग रहा होगा कि वाकई इस देश 2 दलीय व्यवस्था के लायक है या नहीं है, या वाकई इस देश को अभी न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर चलने वाले गठबंधन सरकारों की ही जरूरत है। अब जाकर लोगों ने जब एक दलीय व्यवस्था को देख लिया 2014 से 22 में 23 में, और उसके पहले 1952 से 89 के दौर में लोग एक दलीय व्यवस्था को देख चुके हैं, इसके बावजूद आज की परिस्थितियों में अब बेहद कम लोग ये कहने वाले मिलेंगे कि 2 दलीय व्यवस्था होनी चाहिए। मैं जानता हूं कि आज मैंने जो वीडियो आपके सामने साझा किया, जिस प्रकार से कांग्रेस की कमियों को आपके सामने उजागर करने का काम किया, कई सारे लोग कमेंट बॉक्स में कहने आ जाएंगे कि अब ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैटिंग करने वाले लोग हो गए हैं, इसीलिए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी को हम लोग कटघरे में खड़ा करेंगे, क्योंकि वो सत्ता में है। सवाल सत्ता से होंगे, सत्ता से सवाल पत्रकार भी करता है, सत्ता से सवाल विपक्ष भी करता है। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि हम विपक्ष की भक्ति में लीन हो जाएं और विपक्ष की कमियों को उजागर करना बंद कर दें। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब लोकतंत्र है,
जब चुनावी साल चल रहा है, सत्ता 10 सालों से बैठी हुई है, सत्ता एक दलीय व्यवस्था चला रही है, गोदी मीडिया क्रिएट कर चुकी है, संस्थानों पर कब्जे की एक अघोषित होड़ सी मची हुई है और संवैधानिक संस्थानों की क्या इज्जत रह गई है ये कहने की जिस दौर में जरूरत नहीं बची हो, उस दौर में समय समय पर विपक्ष की नीतियों, विपक्ष की गलत नीतियों, विपक्ष के गलत आचरण, विपक्ष के गैर राजनीतिक प्रयोग जो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन सब पर जो भी मुद्दा सामने आएगा समय समय पर हम सवाल करते रहेंगे और उनको भी अपने आलोचना के दायरे में लेते रहेंगे। तो नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, इस सवाल के जवाब के पहले इस सवाल का जवाब ढूंढना जरूरी हो जाता है कि नीतीश कुमार के साथ लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी और लालू यादव किस तरह का सलूक करते हुए दिखाई दे सकते हैं। कांग्रेस पार्टी और लालू यादव नीतीश कुमार को क्या आज की तरह सहज रहने देंगे, ये एक बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठ जाए, सत्ता चली जाए, सत्ता विपक्ष की आ जाए और वहां नीतीश कुमार को घेरने की कोशिशें शुरू हो जाए तो राजनीतिक समीकरण बदल भी सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के लिए कोई थ्रेट परसेप्शन बनाती हुई नहीं दिखेगी, लेकिन सवाल घूम फिर कर वही आता है कि नीतीश कुमार का रुख क्या होगा, ये लोकसभा चुनाव के तत्काल बाद की परिस्थितियों पर, कांग्रेस पार्टी और लालू यादव की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनकर जाएंगे, क्या नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली जाएंगे, या नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और 2025 के चुनाव की तैयारी करेंगे। इन्हीं तीनों सवालों के बीच से नीतीश कुमार का अगला राजनीतिक कदम तय होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।